नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे दावों में कितना दम। और मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं का छत्तीसगढ़ में आना जाना लगा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को लेकर बीजेपी के नेताओं में हलचल तेज है और मिशन 2023 को लेकर वो मीटिंग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में लगातार हो रहे दौरे और बैठकों से क्या चुनावी राह आसान होगी और किसको छत्तीसगढ़ की जनता का साथ मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर दौरे और बैठकों का दौर जारी है और दोनों ही राजनीतिक दलों की कोशिश जनता के दिल में राज कर सत्ता पाने की है। ऐसे में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं। उनके इस दौरे को 2023 विधानसभा चुनाव और भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दौरे के दौरान ओम माथुर ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को चुनौती मानकर चलती है। मेरे सामने ऐसी बहुत सी चुनौतियां आई हैं और मैं छत्तीसगढ़ को चुनौती नहीं मानता हूं। बीजेपी छत्तीसगढ़ में वापसी जरूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती मान के चलती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चुनाव और हर जगह चुनौती। और मेरे सामने ऐसी बहुत चुनौतियां आई है। आपने 2016-17 का उत्तर प्रदेश भी देखा होगा, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। उधर ओम माथुर के छत्तीसगढ़ चुनाव को बड़ी चुनौती नहीं बताने वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दिख गया कि छत्तीसगढ़ कितना चुनौतीपूर्ण है और आने वाले समय में और पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ क्या है और शुरुआत भानु प्रतापपुर उपचुनाव से ही देखने को मिल जाएगी। हाँ, 2018 में दिख गया उनका और अभी लगातार जो उपचुनाव हो उसमें दिखी, भानु प्रतापपुर में दिखेगा। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में दिग्गजों के दौरे क्या छत्तीसगढ़ की सियासत में बदलाव ला पाएंगे और क्या वाकई मिशन 2023 और भानु प्रतापपुर उपचुनाव चुनौतीपूर्ण रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो दावों में कितना दम। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए दावों का दौर चल रहा है। भाजपा ने 2023 में सत्ता वापसी का दावा किया है और ये कहा है कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। अब इसी से देखिए, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और भूपेश बघेल ने तो यहां तक कह दिया था कि कुछ 2018 में हमने देख लिया और कुछ अभी आगे हम और देख लेंगे। खैर, महत्वपूर्ण सवाल है कि बैठकें हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं, मुद्दों पर कितना ज्यादा फोकस है और छत्तीसगढ़ की जनता का जो मूड है वो क्या है। क्या इसी से चुनाव की जो राह होगी वह आसान होगी? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नितिन भंसाली हमारे साथ जुड़ेंगे। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजीव जी आपसे करना चाहती हूँ। और क्या लगता है, लगातार जिस तरीके से ओम माथुर का दौरा और तमाम दिग्गजों के दौरे जो हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, एक प्रिपरेशन अच्छी खासी दिख रही है और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे। लेकिन बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी चुनौती है नहीं और भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ उनको 2018 में भी लगा था, लेकिन जब नतीजे आए तो फिर पता चल गया। कितना मानते हैं इस चीज को, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? चुनाव में अलग अलग चुनौतियां रहती है। 2018 में जो भूपेश बघेल जी कह रहे थे, उस समय स्थिति दूसरी थी। उस समय हम 3 लगातार मैंडेट लेकर बैठे थे और जनता के सामने बहुत बड़ी आकांक्षा थी कि ये एक कांग्रेस को भी एक मौका दे दिया जाए। और आज चुनौती ये है कि कांग्रेस पार्टी निसंदेह बहुत बड़े एक जनादेश के साथ बैठी है
लेकिन जो जन अपेक्षा थी राखी जी, जन अपेक्षा का अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी न केवल फेल हो गई बल्कि शून्य पर है। अगर आप देखेंगे कि कोई भी विभाग, प्रकाशन विभाग महाभ्रष्टाचार, अगर आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग महाभ्रष्टाचार की जननी है, वो तो स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई। अगर आप गृह विभाग देखेंगे तो चहु और भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था चौपट। तो अगर ये 36 बिंदुओं की बात करते हैं और कहते हैं कि 26 बिंदु पूरे हो गए, 20 बिंदु पूरे हो गए, कोई बिंदु पूरे नहीं हुए, लेकिन अराजकता की स्थिति है, भ्रष्टाचार की स्थिति है और हाहाकार है, निर्माण कार्य ठप पड़े हैं। तो जो ये हाहाकार कहना चाहिए वो हाहाकार आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को तोहफे के रूप में दिया है। एक अराजकता का स्थिति है, भ्रष्टाचार की स्थिति है। तो इसके लिए निश्चित रूप से जो ओम माथुर जी बोले हैं, जो हमारे प्रदेश प्रभारी बनकर आए हैं, कि इससे बड़ी चुनौतियां थी। आज तो हमारे सामने ये है कि कांग्रेस की कलई खुल गई है। शराबबंदी के मामले में देखेंगे कि शराब की किस प्रकार से रोज नई दुकानों का उद्घाटन होता है और ये कहते हैं कि सरकारीकरण आपने किया था, तो आप हटा दीजिए, और आपने तो शराबबंदी किया था। कानून व्यवस्था की बात, मैंने अगर मैं कहूँ रेडी टू ईट का घोटाला, पेपर का घोटाला, कितने मैंने घोटालों की बारात और घोटालों की नहरें निकल रही है, भ्रष्टाचार भयावह है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज बहुत बुरी स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी इससे निजात, क्योंकि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हम इससे छुटकारा दिलाने के लिए निश्चित रूप से काम करेंगे और इस भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार को मिटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, कांग्रेस को एक जनता ने जो मौका दिया था एक लंबे समय के बाद, क्या लगता है उसको बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। देखिए, ये एक होता है आत्मविश्वास और एक होता है अति आत्मविश्वास। ये अति आत्मविश्वास में जी रहे हैं और कितने भी दौरे कर ले, कितनी भी सभाएं कर ले, हम हमारे काम को लेकर आम जनता के बीच है, भानु प्रताप की जनता के बीच है, भानु प्रतापपुर की। और स्वर्गीय मनोज मंडावी ने जो वहां पर लोक कल्याणकारी कार्य किए, प्रदेश में इस सरकार ने जो लोक कल्याणकारी कार्य किए, उन कार्यों को लेकर हम जनता से जन आशीर्वाद मांगने जाएंगे। इन 4 वर्षों में 4 उपचुनावों का हम सामना कर चुके हैं और चारों में हमने बम्पर जीत हासिल की है। मुझे तो पिछला उपचुनाव याद आता है खैरागढ़ का, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि हम सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं, पर सेमीफाइनल मैच ही हार गए। तो फाइनल की स्थिति में तो ये कहीं से राखी बचे नहीं। तो इनको बोलने दीजिए और घूमने दीजिए। हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच में और हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि पुरानी जो लीड थी स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की चुनाव के जीतने की, उससे लगभग 1.5 से 2 गुनी लीड से हम चुनाव जीते। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। उचित जी, क्या लगता है, बैठकें हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं, मंथन हो रहा है, बयानबाजी हो रहा है, तंज हो रहा है, कटाक्ष भी हो रहा है, इन सब के बीच चाहे भानु प्रतापपुर का उपचुनाव हो या मिशन 2023 के लिए हम पूरे विधानसभा चुनाव की बात करें, क्या लग रहा है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है उसे देखते हुए कुछ बदलाव हो पाएगा, या फिर भूपेश बघेल जो हैं वो अपनी चीज को बरकरार रखेंगे, या भाजपा जो भेदने की कोशिश कर रही है उसमें कुछ % सफल होती दिखती है? जी, निश्चित तौर पे जो भी भारतीय जनता पार्टी का पिछले 1 साल से लगभग यहाँ पे जमीन में भी काम कर रही है, विधानसभा में भी काम कर रही है और जिस अपने संगठन में भी काम कर रही है। आप देखिए कि पिछले आप देखिए 6 महीने के अंदर लगभग इनके 19 कैबिनेट मंत्री आए, इनके अध्यक्ष चेंज हुए, इनके प्रभारी चेंज हुए, नेता प्रतिपक्ष चेंज हुए। तो अपने आप में जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मनोबल अभी काफी बढ़ा हुआ है। जो भी इनकी वो माथुर का एक लीडिंग मतलब एक जिनका तुरुप के पत्ते है, जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, एक लंबा अनुभव इनको है, वो यहाँ आए हैं। तो उन्होंने अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया है छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। और छत्तीसगढ़ प्रदेश को निश्चित तौर पे मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी अपने न्यूनतम स्कोर में खड़ी है और कांग्रेस जो है वो अपने मैक्सिमम स्कोर में खड़ी है। इससे ज्यादा की उम्मीद कांग्रेस से नहीं की जा सकती और इससे लोएस्ट होने के नीचे जाने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से नहीं की जा सकती। बहुत कैडर बेस्ड पार्टी है, बहुत अच्छा संगठन है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि जो एक बयान पे मैं राखी बोलूंगा कि उनका थोड़ा सा कॉन्ट्रोडक्टरी जैसा बयान आया था जो ओम माथुर जी का। उन्होंने कहा
ये हम हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे लिए छत्तीसगढ़ कोई चुनौती नहीं है। तो ये चीजें समझ से थोड़ी सी परे कि एक तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से छोटे चुनाव को भी चुनौती के रूप में लेते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को या छत्तीसगढ़ को हम चुनौती नहीं मानते। ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, क्योंकि वो ये नहीं जानते, ये जानते हैं कि नहीं कि हिंदुस्तान में अगर सबसे मजबूत कहीं अगर कांग्रेस है तो वो छत्तीसगढ़ में है। जो आज से नहीं है, 2018 से नहीं, उसके पीछे जाइए। 13 में भी मजबूत थी, 8 में भी मजबूत थी, 3 में भी मजबूत थी। वोट के परसेंटेज थोड़े से कम ज्यादा थे, सीटों के भरपूर सीटें छत्तीसगढ़ के लोगों ने, जनता ने कांग्रेस को दी है। तो अगर बातें उनको क्लियर नहीं है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा उनका बयान। तो थोड़ी सी चीजें। दूसरा सवाल आपका भानु प्रतापपुर को लेकर है। भानु प्रतापपुर में नो डाउट की भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छी मेहनत कर रही है कांग्रेस, लेकिन वहां पे फायदे में इसलिए दिख रही की सत्ता कांग्रेस की है। भूपेश का उनका चेहरा है। स्वर्गीय मनोज मंडावी की जो इमोशनल वोट उनकी पत्नी को मिलेंगे, एक उनकी पत्नी की भी छवि बहुत अच्छी है। लेकिन कार्यकर्ता, वही नेगेटिविटी थोड़ी सी ये है कि कार्यकर्ता थोड़ी सी नाराजगी है। वो नाराजगी ये कि थोड़ी सी गवर्नमेंट के उनको लाया गया, गवर्नमेंट जॉब से लाया गया, बाजू वाली कॉन्स्टिट्यूंसी अंतरगढ़ में भी गवर्नमेंट जॉब से लाया गया, कांकेर में भी गवर्नमेंट जॉब से लाया गया। वही केसकाल के पास कोंडा गांव है, केसकाल भी, जहाँ पे वो भी गवर्नमेंट, आसपास की जो सराउंडिंग विधानसभा है वो चारों के चारों गवर्नमेंट से रिटायर करके, या तो रिटायर व्यक्ति को टिकट दिया गया या रिटायरमेंट करा के टिकट दिया गया। तो कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी नाराजगी। दूसरी, सर्वादिवासी समाज थोड़ा नाराज है। तीसरी चीज वो आरक्षण वाला मुद्दा है। चौथी चीज कि 4 साल सत्ता में बैठे हैं तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। वो रेत को लेके हो, शराब को लेके हो, ईडी के लगातार दौरे और गिरफ्तारियों को लेके हैं। तो ये चीजें भी एंटी इनकम्बेंसी में कांग्रेस को देखनी पड़ सकती है, उसका सामना करना पड़ सकता है और बड़ी चुनौती के रूप में ये निकल के आएगी। खैरागढ़ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने देखा तो घायल शेर की तरह काम, शेरनी की तरह काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि खैरागढ़ में उन्होंने काफी उम्मीद थी जो उनको नहीं मिली। तो उन्होंने बहुत सारे आर्थिक पाइपलाइन भी, आप राकेश को समझिए कि बहुत सारी आर्थिक पाइपलाइन भी काम नहीं करेगी जो खैरागढ़ में काम की है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो सभी लाइनें जो सत्ता के साथ काम करती हैं वो थोड़ी सी परहेज बनाएंगी। लेकिन कांग्रेस का पक्ष थोड़ा सा अपर हैंड साइड है एज कंपेरेटिवली भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर, और कहते हैं कि उपचुनाव में ज्यादातर उनको फायदा मिलता है जिनकी सरकार होती है। हालांकि इससे इतर भी नतीजे हमने देखे हैं दूसरे स्टेट्स में, लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल सही है कि फायदा मिलता है। खैर, अब एक बड़ा सा दावा है राजीव जी। भूपेश बघेल ने कहा है कि आपको चुनौती मानना है या मत मानिए। 2018 का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा अभी ये जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव है, इसी से आपको पता चल जाएगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का क्या हाल होना है। मतलब उनका कॉन्फिडेंस है कि ये सीट वो जीतेंगे। उसके आसपास ऐसा आवरण रहता है, वो तो ये सोचते हैं कि मैं ये प्रदेश किया, मैं तो दूसरे प्रदेश भी जीत के आऊंगा। उनको चेहरा बनाएगा असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो सिफर नतीजा रहा। देखिए, नतीजा कुछ नहीं रहा। तो मॉडल की बात करते थे, मॉडल को लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। वो आत्मविश्वास कहता है, जो आदमी पद में रहता है, सत्ता के जो शक्ति में रहता है, वो मानते नहीं किसी को। लेकिन पदमुक्त होने के बाद उनको एहसास होता मैंने ये गलतियां की थी। 2003 में जोगी जी भी कहते थे, बोले भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा नहीं कर पाएगी, 10 सीटें नहीं ले पाएगी, 8 या 9 पर सिमट जाएगी। ये आत्मविश्वास सत्ता का अहंकार का रहता है, लेकिन हकीकत कुछ है, फसाना कुछ है। आज स्थिति यह है कि जनता बहुत नाराज है कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार से। किसान बहुत दुखी है, गृहणियां तो बहुत ज्यादा दुखी हैं कि जो सरकार इतनी बड़ी झूठ बोल सकती कि हम शराबबंदी करेंगे और शराब की श्रृंखलाएं रोज प्रस्तुत कर रही है। युवा जो रोजगार के लिए असंगठित था, उनके जो एमओयू कहते हैं कि हमने 400 एमओयू के, उन एमओयू का कोई पता नहीं है। ये होर्डिंग्स में बोलते हैं 0.17%। तो ये सारी बातें हैं। और जो अपराधीकरण हो रहा है, जो जिस प्रकार से अपराध से लोग ग्रस्त है, तो वो उपचुनाव भानु प्रतापपुर में एक निरीह आदिवासी को इन्होंने फंसा दिया है। 4 साल तक चुप रहे और 4 साल बाद चार्जशीट में नाम लिखवा दिया। कलमबद्ध बयान में उस बालिका ने कोई उल्लेख नहीं किया। लेकिन झारखंड पुलिस, क्योंकि यहाँ शराब पी कर गई है छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार का, वहां के लोग तो शराब की कीमत अदा कर रहे हैं। मेफेयर होटल का कि एक ऐसा आरोप है, उस आरोप में उनका नाम घसीटा गया।
इससे पूरा आदिवासी समाज बहुत बहुत आक्रोशित है। और भानु प्रतापपुर में तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है। क्योंकि तो ये जो हालात है, भूपेश बघेल जी बहुत आत्मविश्वास में है, रहना चाहिए। तो हमारा भी आत्मविश्वास है कि हम काम करते हैं। सन 74 के आपातकाल को भी हमने झेला है, 2002 के जोगी जी का भी हमने अघोषित आपातकाल को झेला, और आज भी झेल रहे हैं कि कोई भी प्रश्न करते हैं तो थाने में बुला लिया जाता है, फेसबुक को मिटा दीजिए, ये करिए, तो वो कोई काम नहीं आएगा। अंतोकतवा भारतीय जनता पार्टी का जो 15 वर्ष का सुशासन था उसकी जीत होगी। और ये जो कांग्रेस का जो 4 वर्ष का जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार का शासन है, जो अनाचार का शासन है, उससे जनता त्राही त्राही कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी। भूपेश बघेल जी कितनी भी दावा कर ले, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हम उन जो विश्वास है, जो गृहिणियों का विश्वास है, जो युवाओं का विश्वास है, जो किसानों का विश्वास है, जो मध्यम वर्गीय जो ईमानदार लोग हैं, चाहते कि एक ट्रांसपेरेंट सरकार रहे, एक जो गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके चले, वो सरकार को हम वापस लाने जा रहे हैं 2023 में। ठीक है, चलिए, मुझे ऐसा लगता है नितिन जी, देखिए बहुत सारी बातें अभी राजीव जी बोल रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है, ये शराबबंदी वाली बात जो बार बार आती है, ये होगी कि नहीं होगी, या जब बीजेपी की सरकार थी तब कितनी हो गई थी, अब कांग्रेस की सरकार है तो कितनी हो गई। मुझे तो नहीं लगता कि ये शराबबंदी कभी हो पाएगी। अब इसके लिए प्रयास करते रहें तो करते रहें ये, लेकिन ये एक इसको सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर इलेक्शन जीत जाएंगे या हार जाएंगे, मुझे नहीं लगता कोई बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जनता समझ चुकी होगी कि ये इससे कभी छुटकारा मिलेगा छत्तीसगढ़ को या नहीं। लेकिन हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं जो हमेशा बोलती हूँ, वर्तमान में जनता की क्या समस्याएं हैं, कितने वादे पिछले इलेक्शन में किए गए थे, उसमें से कितना दिया है, कितना बचा है, उसको ईमानदारी से पूरा करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। राखी जी, 36 में से 28 वादे हम पूरे कर चुके हैं। आज मेरी शिकायत आपके डिबेट पे इस चीज की है कि ये आवाज इनकी मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी, पर बॉडी लैंग्वेज से मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा था कि बहुत बड़ा जुमला कुछ ये कर रहे हैं, पर आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं जवाब आवाज नहीं आ रही है। हाँ नितिन जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो हम उन्होंने जो कहा वो राखी ने सुना, इसलिए वो जो पूछ रही है उसका जवाब दूं। तो देखिए, इसके पहले भी 4 बार साल उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ठोकी कि हम जीतेंगे, हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं, हम क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं। तो मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि खैरागढ़ उपचुनाव हुआ था, जब भी इन्होंने कहा था सेमीफाइनल है, हम खेल रहे हैं, फाइनल जीतेंगे। तो मुझे बताइए राखी, ऐसा कौन सा मैच होता है कि सेमीफाइनल हारने के बाद वो फाइनल खेलता है? तो फाइनल खेलने की स्थिति में नहीं है। इनके प्रभारी लगातार 4 साल में 3 आ चुके हैं, ये चौथे हैं। एयरपोर्ट पे उतरते हैं, एयरपोर्ट पे उतरकर इसी प्रकार की बातें करते हैं कि कोई चुनौती नहीं है, कोई फूकेंगे तो बह जाएगा और हवा चलेगी तो कीला ढह जाएगा। खुद बह गए और खुद ढह गए। ऐसे बहुत से प्रभारी आए और बहुत से प्रभारी चले गए। बड़े दुख की बात है कि एक दुष्कर्म के आरोपी को, जिसके खिलाफ झारखंड के जमशेदपुर के थाने में अपराध दर्ज है, ऐसे व्यक्ति को झूठा मामला नितिन जी प्रत्याशी बनाया है। नितिन जी, आप सुन नहीं पाए थे, पर उन्होंने ये बात बोली है। नितिन जी, आप सुन नहीं पाए थे, मैं बताती हूँ। एक तो उन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाया, जिसका मैंने क्वेश्चन किया था। दूसरा, उन्होंने ये कैंडिडेट को लेकर बोला, उन्होंने बोला कांग्रेस ने फंसाया है, आप लोगों ने शराब परोसी है, पिलाई है और अपने हिसाब से सब कुछ लिखा पढ़ा लिया। नाबालिग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं। ये आरोप अभी राजीव जी ने लगाए। ये तो बेतुका आरोप है। कई सालों से डिबेट कर रहे हैं, इसको तो ऐसा नहीं बोला। वो फिर से कह रहे हैं, सुनिए, वो फिर से कह रहे हैं। सुन पा रहे हैं राजीव जी को? सुन पा रहे हैं नितिन जी? राजीव जी को सुन पा रहे हैं? ये प्रूफ है। हम तो धाराएं बता दे राखी, मैं आपको धाराएं बता देता हूँ इस संबंध में। आप सुनिए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, इसलिए सुन रहा था। नहीं, 200 धारा लिख दीजिए। जमशेदपुर के 400 धारा लिख दीजिए, लेकिन वो फर्जी धारा है, 2019 वो नकली धारा है, 2019 वो फैब्रिकेटेड है, वो मैनिपुलेटेड है, 376 वो नाटक है, 120 जनता जान चुकी है। ये फर्जी धारा है, नकली धारा है। 6 ये जितने धाराएं हैं वो फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। फेंक दीजिए, दारू पिला के फेंक दीजिए। 15 वर्ष में फेंक दीजिए। और जिस शराबबंदी, वो जो आपने शराब पिलाई थी ना, उसका मूल्य चुकाया है। मैं ये पूछ रहा था, शराबबंदी के इतने 15 साल क्या किया इन्होंने? इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ शराब बिक्री के मामले में, शराब खपत के मामले में पूरे देश में नंबर 1 आया।
ये इनको सोचना चाहिए। इन्होंने सारी पॉलिसी क्या कर रहे हैं? आज ये बात आप बंद कर रहे हैं, वो आप पिला रहे हैं। वहाँ पर खड़ी है भाई, आप तो बंद कर रहे हो, जाके क्या देखो, हुआ? आपके शासित कितने भाजपा शासित राज्यों में आप लोगों ने शराबबंदी की? आप बोलेंगे ना गुजरात, तो गुजरात में आपने नहीं की थी, कांग्रेस ने की, आपने नहीं की थी शराबबंदी। और आज आपके राज्य में क्या स्थिति है गुजरात की कि वहां पर कितने लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। शराबबंदी होगी इस प्रदेश में, पर नोटबंदी और जीएसटी के जैसे नहीं होगी। सारी चीजों का विश्लेषण कर होगी तारीख और नहीं हम हमारे बताएंगे। काम को लेकर जनता के तारीख नहीं बीच है, हमें बताएंगे, पूरी झूठ पूरा बोलेंगे, विश्वास है फरेब कि हम ये करेंगे, चुनाव झूठे आरोप में फंसाएंगे। मतों से जीतेंगे। आप तो सेमीफाइनल में ही बाहर हो चुके हैं, फाइनल ठीक है, में भी तो चलिए सोचिए ही मत। जनता जनार्दन निर्णय देगी। उचित जी, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा ये जनता को देखना है, पर वर्तमान में जो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, समस्याएं हैं या जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन्हें देखकर आपको लग रहा है कि जनता अपना एक बदलाव मूड में कर सकती है या फिर सब कुछ ठीक है, एक ठीक जाएगा ये इलेक्शन। और दूसरा ये कैंडिडेट को लेकर अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि वाकई में यदि कोई ऐसी आरोप है या कोई बात है, कोई चीजें आई हैं तो यदि गलत है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या बीजेपी को ये नहीं पता था? लेकिन यहाँ तो कांग्रेस कह रही है कि इन्होंने ही सब कुछ करवाया, लिखाया, पढ़ाया है, ऐसा चीज ही नहीं है। तो ये और एक नई चीज निकल कर आ रही है इलेक्शन से पहले। देखिए, जो भी ब्रह्मानंद जी को जानता है वो बहुत अच्छे से समझता है कि ये बहुत उम्दा किस्म के व्यक्ति हैं, हर कोई जानता है। लेकिन ये बातें जो भी है, जो आ रही है, छत्तीसगढ़ की है, झारखंड की है, ये तो हमारी सरकार को भी नहीं मालूम, तो उनको कैसे मालूम होगा? ये बातें कितनी फैब्रिकेटेड है, कितनी सच्चाई, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके खिलाफ कोई एफआईआर वाली बात तो अभी मुझे नजर नहीं आती। आवाज आ रही राखी? जी बिल्कुल। एफआईआर वाली बात तो अभी मुझे नजर नहीं आती कि उनको संज्ञान में लेना चाहिए। ये वाया है, विवेचना जारी है, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, अभी वक्त है इन सब के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इन सब विषयों के कारण जो बुनियादी बातें हैं, बुनियादी सवाल है न, वो गायब हो चुके हैं। जो जनता पूछना चाहती है, महंगाई को लेके हो, उत्खनन को लेके हो, ट्रांसपोर्ट और उनकी समस्या वहां पे वो है, आरी डोंगरी की अवैध उत्खनन को लेके है, आरक्षण को लेके है, तमाम वो काफी विषय हैं जिन पे मूल चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन ये 2 लाख जनता जो वहां की भानु प्रतापपुर विधानसभा की जनता है, जो मूल सवाल पूछना चाहती है, सत्ता पक्ष से भी विपक्ष से भी, वो सवाल गायब हो गए हैं। इन फैब्रिकेटेड जो भी है, तथाकथित सो कॉल्ड फैब्रिकेटेड बातों को लेके वो मुद्दे गायब हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मुद्दे को हवा दे रही है, तो वही कांग्रेस जो है उनके खिलाफ एफआईआर वाली बात को लेकर हवा दे रही है। बिल्कुल ठीक है। वो तमाम मुद्दे हैं। बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। देखिए क्या है, जनता जनार्दन को तय करना है, लेकिन हाँ मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उस पर बात करेंगे, उस पर अपने तर्क रखेंगे तो अच्छा होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दावों में कितना दम है? दावे कौन नहीं करता, राजनीतिक दल अक्सर ही करते हैं, लेकिन इस वक्त किसके दावों में दम है, किनकी बातों को जनता समझ रही है, सुन रही है, और इन सब से इतर, आरोप प्रत्यारोप से इतर महत्वपूर्ण वो मुद्दे वो कहां चले गए हैं, क्या उनसे किसी का सरोकार नहीं? ये मुझे लगता है राजनीतिक दलों को सोचने समझने की जरूरत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।